अच्छा इजाज़ भाई, एक चीज़ और जो मैं तो उस वक्त स्टूडेंट था जब ज़ियाउल हक साहब का तैयारा तबाह हुआ था। मैं मैट्रिक किया मैंने उस वक्त। लेकिन एक बात ये कही जाती है कि जी ज़ियाउल हक साहब आप तो उनके रियल बेटे हैं। इनको अपने वो सियासी बेटे कहते थे और उन्होंने ये इनको दुआ दी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत की बात है। देखें, एक तो फ़ौज की सरपरस्ती के बगैर मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई पाकिस्तान में हाँ जी, सही आया बात है। है। जितनी मर्जी गालियां दें, वो जैसे हमारा दोस्त कहता है ना, गेट नंबर 4 की तरफ ये देखते रहते हैं। यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा फ़ौज के से इख्तलाफ करते हैं अंदरूनी खाने, वो मिलते रहते हैं। ये जैसे अभी वैसे जुबैर साहब मतलब अंदर उधर। पीछे हाँ जी। लॉन्ग मार्च ख़त्म की पीपल्स पार्टी ने। हाँ जी। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पता नहीं जनरल जहांगीर करामत थे या कौन था, फ़ौजी जहाज़ गया बेनज़ीर को लेने के लिए, दमियाल एयरबेस पे उतरी, वही गेट नंबर 4 से अंदर गई, बाहर निकली और उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दी। बाद में वो फिर वज़ीर आज़म भी बन गई थी। हाँ बिल्कुल सही ठीक है कि कहा। नहीं? हाँ जी। तो ये सारे अभी देखिए कितना खुश हुआ है जरदारी हाँ जी। और बिलावल के नवाज शरीफ की तकरीर पे कि उसने कहा हमारा काम बन गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक सही। है कि ये तो इसको तो ठप्पो, शायद देंगे कि इसको तो ठप्पो और बाद में हम देखेंगे। यही हुआ था मिसाक जमहूरियत जब हुआ, हाँ हाँ जी। हाँ याद है आपको? जी बिल्कुल सही बात है। क्या था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद एपीसी हुई। हाँ जी। हज़रत मौलाना फजल रहमान भी उसमें गए लंदन, सही। ठंडी हवाएं खाई सब हाँ। ने। हाँ जी और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर एनआरओ हो गया। बिल्कुल सही बात। किसने एनआरओ किया? जिसने वो एपीसी बुलाई थी उन्होंने एनआरओ किया। बिल्कुल सही। वही अबू धाबी के अंदर मीटिंग्स हुई, परवेज़ मुशर्रफ साहब, कोंडोलीसा राइस, फलां, और यूएई के जो गवर्नमेंट है वो होस्ट कर रही है उसको। अच्छा रिजाज भाई, आप क्या समझते हैं कि मोहतरम जनाब ज़ियाउल हक साहब ने जो इनको दुआ दी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, तो वो दुआ हमारे कौम के गले नहीं पड़ गई? क्योंकि बार बार ब्लंडर करते हैं ये। हर हर चीज़ का तयन जो होता है, हर चीज़ का फैसला जो होता है, वो हालात के मुताबिक होता है। सही। ठीक है कि नहीं? अब नवाज शरीफ साहब 1999 से 89 से लेके 1999 तक 10 साल तक जितनी उन्होंने पीपल्स पार्टी की को गालियाँ दी हैं, सब ऑन रिकॉर्ड है। जनरल साहब की बरसी पे दी हैं। और आप देखते हैं वो अभी भी लोग चलाते हैं। हाँ जी। वो हाँ बहुत सी केस्टें तो फिर मैंने छुपा के रख दी। मैंने कहा यार कि वो कहेंगे देखो ये इजाज़ुल हक दे रहा है। वो जो निकल गई थी पब्लिक में 1994 की, हाँ जी। वो आपने सुन लिया जो उसने कहा। हाँ जी। फिर ये कैसी, मुझे बताएं कि सियासत है कि एक दिन आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दूसरे दिन आप जप्पियाँ डाल रहे हैं। जिनकी टांगें घसीटनी थी आपने लड़काना में और सक्खर में और लाहौर में और कराची में, अपनी टांग घसीट कर आप उनके घरों में पहुंच गए। तो ये कौन सा नज़रिया है, मुझे समझाएं। क्या आपका मुत्तफिक क्या है, आपकी क्या चीज़ है? यही वजह हुई थी जब नवाज शरीफ साहब ने गलती की और मोहतरमा से जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसने उसको उठाकर कैश करवा लिया और ये शक्ल देखते रह गए, क्योंकि ये ज़रा भोले हैं, थोड़े से इनोसेंट हैं। तो इजाज भाई, आप क्या समझते हैं, आपको पहली दफ़ा कब महसूस हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के मिशन से पीछे हट गए? जब से पीछे हटे, मैं आपको खुल के बात बताता हूँ, जिस दिन से ये मिशन से पीछे हटे उस दिन से इनका जवाल शुरू हो गया। कोई वज़ीर आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, इज़्ज़त सबसे बड़ी बात होती है। अगर वज़ीर आज़म बन के आप बेइज्जत हो जाएं, हाँ जी, तो फिर आपकी क्या वज़ारत उज़्मा को आपने क्या करना? हाँ वो तो 3 दफ़ा बने और तीनों ही दफ़ा। वो चलो तीनों दफ़ा की और बात करते हैं। जब से इन्होंने देखें, ये फ़ौज ने इनको परवरिश किया, फ़ौज की गोद में आए, मतलब इनसे तो, मतलब अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनको तो चाहिए ही नहीं कि ये तो शुक्रगुजार हो फ़ौज के बिल्कुल सही। कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने इनकी इत्तफाक फाउंड्री वापस की। हाँ जी। तो इनके वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं सारी उम्र इजाज़ुल हक साहब जनरल ज़ियाउल हक का एहसान नहीं उतार सकता, कि हमें तो यही नहीं पता था कि सदर मुमलिक को मिलते कैसे। कि जब मेरी उनकी दुबई में मीटिंग हुई, कोट अनकोट बता रहा हूँ, उन्हें कहा हमने जनरल साहब को सारा बताया। शेख राशिद थे, अमीर थे वहाँ के दुबई के, उन्होंने मीटिंग करवाई, चैम्बर की, तो उन्होंने इनको भी बुलाया। तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब को कहा कि आप बाकी लोगों को बाहर से बुला रहे हैं सरमायाकारी के लिए, तो आपके अपने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी करें। तो फिर इन्होंने सारा किस्सा सुनाया। जनरल साहब ने कहा आप आ जाएँ, पाकिस्तान आ जाएँ। ये यहाँ वापस आए बेचारे, 3 दफ़ा मिल ही नहीं सके। इन्होंने बताया, खैर बहुत लंबी कहानी, मैं नहीं सुनाना चाहता।
फिर इनको जनरल साहब ने कहा कि भाई ये कहीं आखिर पहुंच गए आर्मी हाउस में। नवाज शरीफ साहब साथ थे, शहबाज शरीफ साहब साथ थे। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जनरल साहब ने कहा ये आप जाएं गुलाम इसहाक साहब को मिलें। तो मैंने उनको बता दिया, ये गुलाम इसहाक को मिलने गए। गुलाम इसहाक साहब ने कहा कि आपको क्या सही अपने होश में कि हम आपकी इत्तेफाक फाउंड्री वापस कर दें, तो ये हमने जो बाकी इंडस्ट्री नेशनलाइज की हुई है उनका क्या कसूर है। वो कहते हैं हमें उन्होंने निकाल दिया अपने दफ्तर से। फिर हम आए जनरल साहब को किसी तरीके से मिलने, फिर उन्होंने अपने घर में बुला के सारों को चाबियाँ हमें दी इत्तेफाक फाउंड्री। बड़ी बात है सर जी। तो इतना फौज ने जब आपको वहीं से तो इनकी बेस बनी थी फिर। हाँ जी। उससे पहले तो ये चले गए थे छोड़ के, वो जो आपने देख लिया कि हाँ जी, दुबई की कंपनियों का क्या असर हुआ, पता नहीं कहाँ से आई हो। अच्छा एजाज भाई, एक ये 5 साल पहले तक तो जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, मरियम बीबी, इसको मियां नवाज शरीफ साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हम पल्ला लीडर करार दे रहे थे। अभी जो ताज़ा तरीन उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का कोई मुकाबला नहीं, ना ही इनको किसी से तशबीह दी जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि मकबूलियत में, ताकत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े लीडर थे या मियां नवाज शरीफ बड़ा लीडर है? मेरा ख्याल है दोनों ही नहीं थे। मतलब आपके नज़दीक होंगे, मेरे नज़दीक नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को 2 लाख कर दिया, मैं कैसे उसको अपना लीडर मान सकता हूँ? ठीक है कि नहीं जी? सही। तो अगर नवाज शरीफ साहब भी उनके नक्शे पर कदम पे चलेंगे तो उनका असर उन्होंने देख लिया था। मैं तो कहूँगा अल्लाह ना करे कि इनका असर वैसा हो। तो क्या समझते हैं सर जी, जो आखिरी जो स्पीच इन्होंने की है कल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौम मेरे पीछे खड़ी हो जाए, अब वक्त को बदलने का वक्त आ गया है और फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करने का वक्त। वो ख़मीनी बनना चाह रहे हैं कि वहाँ से जहाज़ में आए, यहाँ पे 22 करोड़ लोग बाहर निकलें और इनका इस्तकबाल करें अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़। जब मैंने आपको इतना बताया कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में क्या क्या हो रहा है फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए, हमारे कप्तान, लेफ्टिनेंट, मेजर आज भी शहीद हो रहे हैं वहाँ पे फाटा के अंदर जो जंग लड़ रहे हैं। वहाँ पे रोज़ाना कोई ना कोई आप ख़बर पढ़ते हैं टीवी के। इसके बावजूद आप कहें जनाब कि इसके पीछे कौन है? भाई आपके पीछे कौन था? मतलब आपके पीछे कौन था? आपके पीछे कोई हिंदुस्तान आके खड़ा हुआ था? अपने ही थे ना लोग जो उन्होंने आपको सपोर्ट दी थी। तो ये अब फ़ौज अपना जवाब भी नहीं दे सकती। मैं तो वो जो DGIS PR साहब ने मरियम को वो उसके बारे में जो मिला, उनको ज़ुबैर साहब मिले, वो उनको नहीं कहना जवाब देना चाहिए था। सियासतदानों का जवाब सियासतदान देते हैं। हमारा तो काम ही है कि अगले को उकसाना, अगले को भड़काना, अगले को टेम्प्ट करना कि वो कुछ बोल दे तो ताकि हम उसके ख़िलाफ़ बात कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि अभी आप देख लेंगे थोड़े दिनों में। अच्छा एजाज भाई, 2 छोटे छोटे आखिरी क्वेश्चन फिर। एक तो ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को वहाँ पे CIA इस्तेमाल कर रही है हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चूँकि जो उनका जो स्टाइल है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, और दूसरा भारत, और तीसरा इसराइल। क्या आप ये समझते हैं कि ये कुव्वतें मिल के मियाँ साहब को हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें? देखिए मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुहिब वतन नहीं है। मैं ये कहूँगा कि वो मुहिब वतन है। पाकिस्तान के साथ उनकी वाबस्तगी है। पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। थोड़ा सा किसी ने उनको बहका दिया, चाहे अपने ही लोगों ने बहका दिया हो। जिस तरह के उन्होंने जब मुंबई पे हमला हुआ तो ख़ुद ही कह दिया कि हमारे लोग थे ये। मतलब कि हालांकि हमारे लोग नहीं थे वो। आज तक नहीं पता लगा कि वो जो बंदा था वो हमारा था कि नहीं था, क्या हो गया। कुछ TV एंकर्स ने माशाल्लाह, कुछ TV चैनल्स ने, और कुछ मियां नवाज शरीफ साहब ने। इसी तरह ये जो डॉन लीग्स हुई हैं वो भी उन्होंने वैसे ही बहकावे में आके कह दिया था। इनके साथ ज़रा कुछ थोड़े से लोग इस किस्म के लग गए हैं जो कि इनको लड़वाना चाहते हैं। आप देख लेना, आप ये मेरी बात आज नोट कर लें, आप थोड़े दिन लगेंगे ना, आप देख लेना कि इस APC के बाद जो अचीव करना था पीपल्स पार्टी ने वो कर लिया। सही, ठीक है ना। जरदारी बोला उसके बाद ना। बिलावल कहाँ है? आज बिलावल कहाँ है मुझे बताएं, आपको तो पता भी नहीं होगा। वो यहाँ से उसी दिन रात को निकल गया दुबई, और दुबई से जा रहा है लंदन, और लंदन में जाके 14 दिन करना पड़ता है क्वारंटाइन। यानी 14 दिन आप अंदर रहेंगे, उसके बाद आप बाहर निकल सकते हैं। बड़ी खबर दी है। वरना आपको 1000 पाउंड फ़ाइन होता है, और आपको ज़्यादा फ़ाइन भी हो सकता है इसमें। तो अब वो लंदन पहुँच गया। अब वो लंदन जाके पता नहीं मियाँ साहब को मिलेगा या किसको मिलेगा। 11 तारीख के जलसे में आप देखना, अक्टूबर के अपोजिशन का जलसा होता है कि बिलावल आता है, वहाँ के नहीं आता, जरदारी जाता है, वहाँ के नहीं जाता। अच्छा एजाज भाई, मुझे एक बात बताइएगा, चूँकि
ये सियासत खासकर मुस्लिम लीग नून की आपके घर में परवान चढ़ रही थी। जनरल ज़ियाउल हक साहब को मियां नवाज शरीफ की कौन सी अदा पसंद थी? देखिए, ये बहुत एक तो कह लें कि यंग थे। अच्छा। दूसरा मैं समझता हूँ कि उनको इन्होंने अपने वालिद की तरह इज़्ज़त दी थी, तो ताबेदारी कह लें आप। हाँ जी, हाँ, कोई ये भी बात हो सकती है कि एक अच्छा बच्चा है, मतलब जो जो कोई आगे पीछे नहीं हो रहा। फिर बाद में जब 29 मई 88 को जनरल साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, तो फिर उस वक़्त ये रह गए तो ये बन गए। अगर उस वक्त इनको भी हटा दिया जाता तो फिर इनकी भी कहानी वहाँ ख़त्म हो जानी थी। लेकिन वो किस तरह ठहर गए, वो कहानी बड़ी लंबी है, वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। जी, बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इजाज़ुल हक साहब ने बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात किए हैं। इत्तफाक फाउंड्री कैसे वापस हुई, और ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इससे फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठा चुकी, और हमारे बिलावल भुट्टो जो हैं वो यहाँ से लंदन रवाना हो चुके हैं। वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे, और APC जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर होगी। जो इजाज़ुल हक साहब ने बताया, इससे तो लगता है बिल्कुल ऐसे ही होगा। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।